आज विश्व की सबसे बड़ी और तेजी से बदलती 50 खबरें लेकर हम हाजिर हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ती तनातनी, अमेरिका इजराइल की कार्रवाई, ईरान की प्रतिक्रिया, भारत की रणनीति, तेल बाजार पर असर और देश के अलग अलग राज्यों से आ रही बड़ी अपडेट, सब कुछ मिलेगा एक ही वीडियो में, बिना किसी भटकाव के, सीधी और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग के साथ। क्या ये जंग और बढ़ेगी? क्या वैश्विक बाजार में हलचल मचेगी? क्या भारत पर पड़ेगा सीधा प्रभाव? आज के इस विशेष बुलेटिन में हर पहलू का विस्तृत विश्लेषण होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर तक कई ऐसी महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की 50 बड़ी खबरें। अगर आप चाहते हैं कि रोज सुबह सबसे पहले 50 बड़ी खबरें बिना किसी पक्षपात के मिले, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और आपकी राय क्या है? क्या मिडिल ईस्ट की तनातनी और बढ़ेगी? भारत पर कितना असर पड़ेगा? अपनी टिप्पणी में जरूर लिखें। आपका हर कमेंट हम पढ़ते हैं। ईरान की 88 सदस्यीय एक्सपर्ट्स असेंबली द्वारा मुस्तफा खामनेई को अगला सर्वोच्च नेता चुने जाने का दावा कुछ ईरानी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सामने आया है। हालांकि इस चयन की आधिकारिक पुष्टि और प्रक्रिया संबंधी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि यदि यह निर्णय औपचारिक रूप से घोषित होता है तो ये सत्ता के सुचारू हस्तांतरण का संकेत होगा। वहीं विपक्षी समूहों और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों की नजर इस बात पर है कि नए नेतृत्व के तहत ईरान की विदेश और सुरक्षा नीति में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि ईरान में नया नेतृत्व सामने आने पर भी इजराइल अपनी सुरक्षा नीति में बदलाव नहीं करेगा। उनके बयान को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि यह बयान आधिकारिक मंच से दिया गया है, लेकिन सैन्य कार्रवाई से जुड़ी हर जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी मानी जा रही है। विश्लेषकों के अनुसार ऐसे बयान मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति का हिस्सा भी हो सकते हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचाया है। इस दावे की पुष्टि अमेरिकी रक्षा विभाग की ओर से नहीं की गई है। सैन्य मामलों के जानकारों का कहना है कि किसी भी नौसैनिक टकराव की पुष्टि सैटेलाइट इमेजरी और आधिकारिक ब्रीफिंग के बाद ही संभव होती है। फिलहाल दोनों देशों के बयानों में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, जिससे सूचना युद्ध की स्थिति भी बनती नजर आ रही है। इजराइल ने दावा किया है कि उसके F-35 हायदीर लड़ाकू विमान ने एक ईरानी जेट को मार गिराया। हालांकि ईरान की ओर से इस संबंध में अलग बयान आया है। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि हवाई संघर्ष से जुड़े दावे अक्सर दोनों पक्ष अपने अपने दृष्टिकोण से पेश करते हैं। जब तक स्वतंत्र एजेंसियों या आधिकारिक रिपोर्ट से पुष्टि नहीं होती, तब तक स्थिति को दावों और प्रति दावों के रूप में ही देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने ईरान में एक लड़कियों के स्कूल पर हुए हमले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस घटना में बड़ी संख्या में छात्राओं की मौत की खबरें आई हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि की प्रक्रिया जारी है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि शिक्षा संस्थानों पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से अपील की है कि नागरिकों, खासकर बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरघची ने अपने रूसी समकक्ष से बातचीत कर क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की। ईरान ने अमेरिका पर आक्रामक सैन्य रुख अपनाने का आरोप लगाया है, जबकि वॉशिंगटन की ओर से अलग दृष्टिकोण सामने आया है। कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार यह बातचीत संभावित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और आगे की रणनीति के संकेत देती है। फिलहाल दोनों देशों के बीच सीधी वार्ता की संभावना कम दिखाई दे रही है। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है और चर्चा है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि इस बारे में आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे बड़े रणनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि ऐसा होता है तो राज्य की सत्ता संतुलन में बड़ा परिवर्तन संभव है। विपक्ष इसे राजनीतिक पुनर्संरचना बता रहा है, जबकि सत्ताधारी दल इसे संगठनात्मक निर्णय कह रहे हैं। फिलहाल अंतिम तस्वीर स्पष्ट होने तक सभी दावे अटकलों के दायरे में हैं। 5 मार्च को राज्यसभा नामांकन की आखिरी तारीख तय है और इसी दिन बिहार की सियासत की दिशा कुछ हद तक साफ हो सकती है। संभावित नामांकन को लेकर विभिन्न दलों के भीतर बैठकों का दौर जारी है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह सिर्फ एक संसदीय सीट का मामला नहीं, बल्कि राज्य के नेतृत्व और भविष्य की रणनीति से जुड़ा संकेत भी हो सकता है। सभी दल अपने अपने समीकरण मजबूत करने में जुटे हैं और अंतिम क्षण तक स्थिति बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। असम विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच कांग्रेस ने 42 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। चुनाव आयोग द्वारा तारीखों की औपचारिक घोषणा से पहले ये कदम संगठनात्मक सक्रियता का संकेत माना जा रहा है। पार्टी ने अनुभवी और युवा चेहरों के मिश्रण पर दांव लगाया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उम्मीदवारों के चयन से यह स्पष्ट होता है कि पार्टी क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखकर रणनीति बना रही है। अब अन्य दलों की सूची पर भी नजरें टिकी हुई हैं।
कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को खुली चुनौती दी है कि वे उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे। इस बयान के बाद असम की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से औपचारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे सीधा मुकाबला बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी चुनौतियां चुनावी माहौल को और धारदार बनाती हैं। पश्चिम बंगाल में एसआर प्रक्रिया को लेकर सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय जाने की तैयारी का संकेत दिया है। पार्टी का आरोप है कि मतदाता सूचियों में अनियमितताएं हुई हैं। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप बताया गया है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मामला अदालत पहुंचता है तो दस्तावेजी साक्ष्य और प्रक्रिया की वैधता की गहन जांच होगी। फिलहाल यह मुद्दा राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 7वें वेतन आयोग को लेकर किए गए दावों को भ्रामक बताया है। उनका कहना है कि वित्तीय स्थिति और प्रशासनिक प्रक्रिया को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय लिया जाएगा। इस बयान के बाद राज्य में कर्मचारियों और राजनीतिक दलों के बीच बहस तेज हो गई है। वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि वेतन आयोग जैसे मुद्दे का सीधा असर राज्य के बजट और विकास योजनाओं पर पड़ता है। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बनने की खबर है, जिससे गठबंधन को चुनाव से पहले राहत मिली है। लंबे दौर की बातचीत के बाद दोनों दलों ने साझा रणनीति पर सहमति जताई। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह समझौता विपक्षी खेमे के मुकाबले गठबंधन को संगठित संदेश देता है। हालांकि सीटों के चयन और स्थानीय समीकरणों पर अभी भी विस्तृत चर्चा जारी रहने की संभावना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बीच बातचीत के बाद 28 सीटों पर सहमति बनने की जानकारी सामने आई है। पहले दोनों दलों के बीच सीटों की संख्या को लेकर मतभेद की खबरें थीं। अब सहमति बनने के बाद गठबंधन की चुनावी तैयारी तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। विश्लेषकों के अनुसार यह समझौता रणनीतिक संतुलन का परिणाम है, जो आगामी चुनावी मुकाबले को प्रभावित कर सकता है। दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार किए गए इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप को जमानत के बाद रिहा कर दिया गया। अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हें जांच में सहयोग करना होगा और यात्रा से पहले अनुमति लेनी होगी। रिहाई के बाद समर्थकों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की जीत बताया, जबकि पुलिस का कहना है कि कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने के तहत की गई थी। यह मामला राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। रिहाई के बाद उदय भानु चिब ने खुद को राहुल गांधी का सिपाही बताते हुए कहा कि वे नीतिगत मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते रहेंगे। उनके बयान के बाद सियासी प्रतिक्रिया तेज हो गई है। विपक्ष इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहा है, जबकि सत्तापक्ष कानून के पालन पर जोर दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे बयान चुनावी माहौल में समर्थकों को संदेश देने का माध्यम भी होते हैं। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 69 पैसे कमजोर होकर 92.18 के स्तर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार के जानकारों के अनुसार वैश्विक अनिश्चितता, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और भू राजनीतिक तनाव का असर विनिमय दर पर पड़ा है। निवेशकों की सतर्कता और विदेशी निवेश प्रवाह में बदलाव भी इसकी वजह बताई जा रही है। रिजर्व बैंक की संभावित हस्तक्षेप नीति पर भी बाजार की नजर बनी हुई है।